हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा था जो आपके बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का 5th चैप्टर है। इसके मैंने 2 वीडियो ऑल बनाई थी जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसके स्टेप्स और उसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको उसकी समझा दी थी। ठीक है, फिर सेकेंड वीडियो जो आपकी आई थी उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, ये सारे मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे, पूरे उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, फीचर्स वगैरह के साथ। ठीक, तो आज की ये हमारी थर्ड वीडियो रहेगी इसी चैप्टर की, जिसमें मैं आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाऊंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे सारी चीज़ों को आराम से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ जो कंपनीज़ डेवलप होती हैं वो डेलिब्रेटली डेवलप की जाती हैं, मतलब वो खुद से उनके लिए एफर्ट्स डालते हैं उसे बनाने के लिए। अगर कंपनी को कोई एक पर्टिकुलर टास्क, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसको पाने के लिए, उसको उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसे वो कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए बनाई जाए। मतलब आपका कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, तो जो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो कहलाएगी कौन सी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट बनाता है। ऐसी चीज़ें, ये हमको पहले ही पता है कि जो बिग डिसीजंस होते हैं कंपनी में, बड़ी चीज़ों को लेकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे कौन करते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल हमें अचीव करना हो। ओके, कुछ इसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं जिनको पूरी तरह से फॉलो करना होता है। अगर बात करें इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, कम्युनिकेशन आपका 2 टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसमें क्या होता है, फॉर्मल होता है जिसमें आप अपने टीचर्स से या अपने बड़ों से जो बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि आप लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना, आपका बोलने का तरीका क्या है उनसे। जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए किसी भी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, आपको किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से ये होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। लोगों को एक दूसरे से बात करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। अपनी पर्सनल चीज़ें लोग इसके अंदर नहीं ला सकते, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज़ लोग इसके अंदर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। केवल ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ को लोग मिलकर इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसी के बेसिस पे कुछ इसके फीचर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर है, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जॉब पोजीशंस एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर क्लियर। देखिए, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर लोगों की जॉब की जो मतलब पोजीशन है, मतलब सब चीज़ें जो लोगों की रिलेशनशिप है आपस में, हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड है ना। कोई भी अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर नहीं आ रहा, पर्सनल चीज़ों को लेकर बात नहीं कर रहा। सबको पता है कि हमें क्या चीज़ किससे कितना बोलना है, किस चीज़ पर बोलना है। ठीक है, तो सबके बीच का जो रिलेशनशिप है, सबकी पोजीशन, सब चीज़ क्या होती है इसके अंदर क्लियर होती है। तो फर्स्ट तो आपका फीचर ये हो जाता है किसका, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इसके अंदर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। उस पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही कंपनी इसके अंदर वर्क करती है। ओके, थर्ड आता है, टॉप मैनेजमेंट पर्पसली फ्रेम द स्ट्रक्चर। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कैसे बनाई जाती है, डेलिब्रेटली। ओके, इसको पर्पसली बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नेचुरली ये खुद से बन जाए। कोई भी एक डिज़ायर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमने सोचा है जिसे हमें अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए इसको पर्पसफुली बनाया जाता है। ओके, डेलिब्रेटली एफर्ट्स इसके लिए डाले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है एक तरीके से जिसके अंदर हम कह सकते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर है। पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज़ पर बेस्ड होता है, पूरी तरह से चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, सिस्टमैटिक तरीके से चलती हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट को क्या करना होता है इसके अंदर, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, क्योंकि लोग अपनी यहाँ पर पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़ को लेकर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी लोगों के बीच में थोड़ा सा बना रहता है। ओके, इसका एक पॉइंट ये भी आ जाता है, द मेन फोकस इज़ ऑन वर्क। इसमें जो मेन फोकस होता है, सबॉर्डिनेट्स हो, सुपीरियर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो, उनका मेन फोकस क्या होता है, वर्क करना। कोई भी
पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, नॉट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, जो मेन फोकस होता है वो वर्क पर होता है, किसी भी टाइप का पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं बनाया जाता। ओके, अब देख लेते हैं एक बार एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ फीचर्स मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाए हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ने से पहले एक एक चीज़ को क्लियर करते चलोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। अब इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, हम एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं कि किसको क्या काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो लोगों को ईजिली दी जा सकती है, ईजिली फिक्स की जा सकती है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, रोल ऑफ ईच मेंबर इज़ क्लियरली डिफाइंड। इसके अंदर क्या होता है कि हर मेंबर का क्या रोल है ये पहले से ही क्लियरली डिफाइन होता है, तो कहीं से भी कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न में नहीं रहती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होते। ठीक है, और वेस्टेज भी कम से कम होती है। ओके, तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा। ठीक, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर्मल स्ट्रक्चर एंश्योर्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट ओनली टू हिज बॉस। फॉर्मल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि एक एम्प्लॉय केवल अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा, मतलब जो उसको वर्क दिया गया है वो उस वर्क की रिपोर्टिंग, मतलब उसने वो वर्क कैसा किया, उसका वर्क का रिजल्ट क्या रहा, ये चीज़ वो केवल किसको बताएगा, केवल अपने बॉस को बताएगा, उसे और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहें तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, मैंने आपको उसमें फ्योल के प्रिंसिपल में बताया था यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय पर एक ही बॉस हो। अगर आप एक एम्प्लॉय के ऊपर 2-3 बॉसेस बिठा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसे किसको रिपोर्ट करना है, वो किसको जवाब दे, या वो किसके ऑर्डर्स को ले। तो यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज़ को केवल अपने बॉस को ऑर्डर करना है और किसी से उसे कोई मतलब नहीं हो जाता। ओके, इसका एक पॉइंट हो जाता है प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, डिसाइडेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है अगर हम कंपैरिजन करें किससे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। अब मैं आपको इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस समझा देती हूँ। देखिए एक चीज़ और, अगर आपसे ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आती है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसको, आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मेरा सजेशन ये रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वैसे तो, शायद बहुत लोगों को याद होगा जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप एडवांटेजेस मान लीजिए आपको 4 याद आ रहे हैं उस केस में, तो आप कोशिश करिए कि एडवांटेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें उस चीज़ के, और डिसएडवांटेज हमेशा कम लिखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं लिखनी है, लेकिन हो सके तो उससे कम लिखिए, उससे आपके क्वेश्चन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर डिले में रिजल्ट ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑन फॉर्मल लाइन्स। देखिए कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोसीजर है, जो काम है, वो कई बार डिले हो जाता है। अब डिले क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें फॉर्मल बेसिस पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार, है ना, अननेसेसरी चीज़ें कई बार आ जाती हैं। ओके, तो क्योंकि मतलब सारी एक्टिविटीज़, जो भी सारा काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं रूल से बांध दिया, अब रूल्स को ध्यान रख के चलो, प्रोसीजर्स को ध्यान रख कर चलो, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है कई बार काम, तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। सेकंड चीज़ पढ़ लेते हैं, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। मतलब इसके जो आपको डिसएडवांटेज मिलेंगे बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ही मिलेंगे। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है कि हर एक एम्प्लॉय को रूल्स एंड प्रोसीजर्स को अपनाना है, क्योंकि फॉर्मल बेस्ड जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो कोई भी इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, तो हर एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जब वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता या इन्हीं चीज़ों को लेकर चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी डाउन चली जाती है, वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाता है कि हमने कोई रूल्स तो नहीं तोड़ दिया या हम कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं चले गए, तो वो कुछ भी नई चीज़ अपनाने से डरता है और उसी ट्रेडिशनल वे में वर्क को करता रहता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये क्रिएटिविटी को डिमोटिवेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या आप लिख सकते हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाता है समटाइम ह्यूमन नीड्स एंड ग्राइवेंसेस आर नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन। कई बार इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर या उनको क्या ज़रूरत है इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो एम्प्लॉयज़ के मन में भी ये चीज़ आ जाती है कि हमारे बॉस हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी नीड्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो भी कंपनी को अपना 100% देने के बारे में सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें देना चाहिए या नहीं। तो ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसएडवांटेज है। तो हमने यहाँ पर 3 डिसएडवांटेज पढ़े। एक तो क्या कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्हें ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पर इनिशिएटिव
क्रिएटिवनेस यानी कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म होकर रह जाती है। और साथ ही साथ एक चीज़ क्या कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता, उनकी नीड्स का, उनकी प्रॉब्लम्स पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, तो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी समझ आ गई होगी। मैंने उसमें आपको मीनिंग बता दिया, फीचर्स बता दिए, ओके, उसके एडवांटेजेस बता दिया और उस लास्ट उसके डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई लोग है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनकी नीड्स इक्वल, मतलब उनकी नीड्स सेम है, उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, है ना, उनकी एबिलिटीज़ एक जैसी हैं, उनकी ज़रूरतें एक जैसी हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, लोगों का ग्रुप बन जाता है। लोगों की इंटरेस्ट एक जैसा हो जाने की वजह से, उनके टेस्ट एक जैसे हो जाने की वजह से, उनके रिलीजियस की वजह से, जैसे हम देखते हैं ना कई बार ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, तो यही है कि लोगों की कल्चर सेम है, उनके रिलीजियस सेम है, उनके टेस्ट या उनका इंटरेस्ट सेम है, उस चीज़ को लेकर कई बार ग्रुप्स बन जाते हैं। ये बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किए जाते, इसमें कोई भी काम डेलिबरेटली नहीं होता, एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, कैसा प्रोसेस है? एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल होती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद से बन जाती है लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पर। ओके, इट इज़ फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, नेचुरली ये फॉर्म्ड हो जाती है। इंडिविजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ओके, तो ये थी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, अब इसके देख लेते हैं हम एक बार फीचर्स। सबसे पहला है द ओरिजिन इज स्पॉन्टेनियस, जो इसका ओरिजिन है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि नेचुरल है, एंड इज़ विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है और इसमें जो ये बनती है ये नेचुरली बन जाती है। ओके, द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप गाइड द मेंबर्स हाउ टू बिहेव। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से ये बताती है एम्प्लॉयज़ को, उसके मेंबर्स को, कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो ये उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडिपेंडेंट चैनल, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, जिस तरह से मन करे उस तरह से बात करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे स्केलर चेन में, स्केलर चेन में क्या होता था, ए पहले बी के पास आएगा, फिर सी के पास आएगा, फिर डी के पास आएगा, है ना। अगर उसे ई से बात करनी है तो वो ए डायरेक्ट ई से बात कर ही नहीं सकता। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्केलर चेन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर फॉलो होती है, ये होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। अगर ए को अब ई से बात करनी है, स्केलर चेन हमने ऐसे देखी थी ना, आपको याद होगा, ये सब मैं प्रिंसिपल में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो उनका आप देख लेना अगर आपको याद ना हो। ए है और मान लीजिए यहाँ पर ई है, तो उसे अब इनका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट चैनल है तो वो डायरेक्टली इससे बात कर सकता है, उसे किसी का भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले वो बी के पास आएगा, सी के पास, डी के पास, वो डायरेक्टली जाके ई से यहाँ पे आराम से बात कर सकता है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतनी छूट लोगों को नहीं दी गई है। ओके, अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहला है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फास्ट एज देयर आर नो सेट ऑफ रूल्स। किसी भी तरह के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं होती, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चली जाती है एक दूसरे के पास। मतलब अगर ए को ई से बात करनी है तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली एकदम बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन ई तक पहुँच जाएगी ए से, है ना। तो यहाँ पर काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो इनफॉर्मल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लोगों की सोशल नीड्स को फुलफिल किया जाता है। लोग अपनी पर्सनल नीड्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, तो लोगों की नीड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज है। ओके, थर्ड एडवांटेज इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर अचीव्ड हो जाते हैं। कैसे अचीव हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उनके मन में बस ये चीज़ नहीं रह गई कि हमें तो बस ऑफिशियल वर्क करना है या ऑफिशियल बातें करनी है। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी काम को कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता था। ओके, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट है, अ बैड इनफॉर्मल ग्रुप कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जो लोगों के ग्रुप बन रहे हैं वो सही नहीं है,
है ना, या ग्रुप में कोई एक पर्सन सही नहीं है, अगर लोगों का जो ग्रुप है वो गलत चीज़ों को लेकर बन गया या वो गलत चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अपने ग्रुप में, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देता है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है इससे रुक सकता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बातें किस तरह की हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी बातें हो रही हैं या बिल्कुल अपने बस पर्सनल में लगे हुए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कई बार क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को बैड इम्पैक्ट भी डाल देती है, क्योंकि लोग बस अपनी ही बातें करने में रह जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आ जाता है, एन uncooperative informal organization or group generally obstruct the introduction of positive changes by unnecessary opposing them। देखिए कई बार क्या होता है कि जो आपके वो हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर र्यूमर्स वगैरह ज़्यादा फैलने लगते हैं, यानी कि अफवाहें, जो चीज़ रियल नहीं है वो चीज़ें ज़्यादा फैलने लगती हैं लोगों के बीच में। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का पॉजिटिव चेंज होने में ये रुकावट बन जाती है ना, कंपनी के पॉजिटिव चेंज होने में ये कहीं ना कहीं एक रुकावट क्रिएट कर देती है, क्योंकि लोग गलत बातें फैला देते हैं, र्यूमर्स फैला देते हैं, तो ये चीज़ कंपनी की ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक देती है। ओके, तो ये था इसका सेकेंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू गेट फेवर ऑफ द मेंबर ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इवन द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज मे गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के फेवर करने के चक्कर में पूरी एम्प्लॉय, मतलब जो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको भूल जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेकर नहीं चलते। मतलब ये चीज़ें नहीं सोचते कि अगर हम ये वाला काम करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इस चीज़ को देखने लग जाते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे दूसरे जो मेंबर हैं उसको तो दुख नहीं हो जाएगा या उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, और इसके अलावा आप और भी बना सकते हो, जैसे कि चेंजेस वगैरह आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, तो इससे वो चेंजेस को भी नहीं अपना पाते। ओके, तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसकी लास्ट आएगी बस इस टॉपिक की, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। उसमें मैं आपको डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन और एक बार फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी करा दूंगी। ओके, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।